यस, गुड इवनिंग लर्नर। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ डियर लर्नर। इससे पहले आपको हमने थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन का यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आपको टीच किया था। उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर स्टडी करेंगे व्हाट इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, what is census, what is population, what are the factors that determine the population of a particular area, how can we control the population, what are the techniques by which we can determine the sex of a baby, what are STDs, there are some disease by that spread through contact, we will study also। इस तरीके से हम पूरा इस चैप्टर के अंदर जितने भी कंटेंट पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टेरिलिटी, व्हाट इज़ फर्टिलिटी, हाउ ए फर्टाइल कपल, हाउ इनफर्टाइल कपल can produce their offspring. There are some techniques by which infertile couple also produce their offspring. So in this chapter we will study. Now one by one we will study. Dear students, एक बात का ध्यान रखें, जब आप टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, अगर मान लीजिए कहीं से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप वीडियो को पॉज करिए प्लीज़। वीडियो को पॉज करिए, रोक दीजिए और वीडियो को रोक कर आप स्टडी कीजिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दो चीज़ें हैं, दो कॉन्सेप्ट, एक हेल्थ एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले हम हेल्थ की स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ हेल्थ? WHO के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो WHO ने हेल्थ को इस तरीके से डिफाइन किया है, हेल्थ इज़ अ state of complete physical, mental and social well-being, not merely an absence of disease। WHO ने ये कहा कि हम स्वस्थ व्यक्ति उसको कहेंगे जो फिजिकली, शारीरिक रूप से, मेंटली, दिमागी रूप से, सोशल, सामाजिक रूप से बिल्कुल पूरी तरीके से सही है, उसी को हम कहेंगे कि ये पर्सन हेल्दी है। हेल्दी का मतलब यही नहीं है कि मान लो उसको कोई बीमारी नहीं है तो वह हेल्दी, नो। मान लो अगर उसको समाज में धिक्कार है, उसको कोई रेस्पेक्ट नहीं है, समाज में उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और मान ले या वो दिमागी रूप से सही नहीं है, तो इट मीन्स वो कंप्लीट हेल्दी नहीं है। हेल्दी का मतलब है शारीरिक, शरीर से भी, दिमाग से भी और सामाजिक रूप से, इन समाज में उसकी अच्छी रेपुटेशन हो ताकि उसको ऐसा लगे कि समाज में उसका रेस्पेक्ट भी है। अगर ये तीनों कंडीशंस वो कंप्लीट करता है देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट दैट पर्सन इज़ हेल्दी। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ। आप जानते हैं एक फर्टाइल कपल ही अपने बच्चे को जन्म दे सकता है। तो अगर बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट से अगर कोई भी पर्सन हेल्दी है रिप्रोडक्शन के रेस्पेक्ट से, वो अपने बच्चे को जन्म भी दे सकता है, फिजिकल भी फिट है, इमोशनली भी फिट है, उसका बिहेवियर भी बेटर है, समाज में भी उसकी रेपुटेशन है। अगर मान लो सारे रेस्पेक्ट को, सारे फील्ड को अगर वो बेटर तरीके से उसको बिल्कुल स्वस्थ है, मीन्स मान लो फिजिकली, सारे रूप से भी वो सही है, इमोशनली, भावनात्मक रूप से उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, हम कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। तो WHO ने इस तरीके से इसको डिफाइन किया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट, यानी आप जानते हैं कि पर ईयर कितनी ग्रोथ हो रही है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की। मान लो हम ह्यूमन की बात करेंगे, हम मान लो सेंसस करें, वैसे तो आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर सेंसस एवरी 10 ईयर बाद होता है, हर 10 साल के बाद इंडिया के अंदर सेंसस होता है। लेकिन मान लो अगर हम 1 ईयर की बात करें तो एक साल के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज पर ईयर, यानी
किसी भी पर्टिकुलर स्पीसी, मान लो इंसानों की हम बात करें या जानवरों की बात करें, मान लो इंसानों की एक साल के अंदर कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, वो उसकी एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट है। तो एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू N इंटू 100। मीन्स P1 क्या है, पॉपुलेशन साइज ऑफ प्रीवियस सेंसस, प्रीवियस यानी पहले पॉपुलेशन जो पिछले साल जो सेंसस हुआ था उसमें पॉपुलेशन कितनी थी। P2 मीन्स करंट प्रेजेंट जो हमने पॉपुलेशन काउंट की है वो कितनी है, और N का मतलब नंबर ऑफ ईयर यानी कितना समय लिया हमने पॉपुलेशन को सेंसस करने में, हमने कितना समय लिया, यानी 1 ईयर का में सेंसस हुआ, 2 ईयर में हुआ, 5 ईयर में, 10 ईयर हुआ, वो हम N से डिटरमाइन करेंगे। तो इस तरीके से आप एनुअल ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंसस, जनगणना। व्हाट इज मीन बाय सेंसस, जनगणना क्या है? The complete count of individuals in an area is known as census. डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बता दिया कि किसी भी इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर काउंट करना, गिनना, वो सेंसस कहलाती है। अगर हम बात करेंगे ऑफिशियल सेंसस की इंडिया के अंदर, तो जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इंडिया के अंदर हुई वो 1891 टू 1901 के अंदर हुई। 1891 से 1901 के बीच में जो फर्स्ट सेंसस थी वो हुई। तो सेंसस का मतलब है काउंट करना किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मान लें इंसानों की पॉपुलेशन सेंसस हम करेंगे तो सारे इंसानों को गिनेंगे कि भाई इस गांव के अंदर कितने लोग हैं। इसी तरीके से मान लें जानवरों की अगर हम पॉपुलेशन करेंगे, गोट्स की करेंगे, डॉग्स की करेंगे, बफेलो की करेंगे, तो उसी पर्टिकुलर प्रजाति को हम काउंट करेंगे, तो वो हो गया उनका सेंसस। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ग्रोथ रेट। जो ग्रोथ हो रही है किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की, मान लें इंसान की हो रही है या गाय की हो रही है, बकरी की हो रही है, भैंस की हो रही है, जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल और पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज। तो कौन कौन से फैक्टर जो किसी भी पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं वो हम बेसिकली स्टडी करेंगे। फर्स्ट है बर्थ रेट, जन्म देने की दर क्या है। नंबर ऑफ बर्थ ऑफ यंग बेबी इन अ पर्टिकुलर एरिया इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज बर्थ रेट। किसी भी इलाके के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, वो उनका बर्थ रेट है। और आप जानते हैं जितना बर्थ रेट ज़्यादा रहेगा उतना ही पॉपुलेशन जो है ज़्यादा ग्रो करेगी, ग्रोथ रेट उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से बर्थ रेट कितनी है इस बात पर डिपेंड करेगा किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज, जितना ज़्यादा बर्थ रेट रहेगा उसका पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट जो फैक्टर वो है टोटल फर्टिलिटी रेट। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं फर्टिलिटी मीन्स कि द पर्सन दैट इज एबल, द कपल दैट इज एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। कोई भी कपल जो अपनी जैसी संतान पैदा करने के काबिल है, वो तो कितने लोग ऐसे हैं, कितना कपल्स ऐसे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जो अपनी जैसी संतान पैदा करने के काबिल हैं, तो उनकी दर जो है वो फर्टिलिटी रेट है। जैसे कि दिया हुआ इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस द बेबी इन अ पर्टिकुलर एरिया नॉन एज टोटल फर्टिलिटी रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, तो किसी भी इलाके के अंदर पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितनी अपनी जैसी संतान पैदा करने के काबिल हैं, कितने कपल्स काबिल हैं, वो उनकी टोटल फर्टिलिटी रेट है। अगर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर जो TFR है वो 2.68 है, 2.68 टोटल इंडिया की फर्टिलिटी रेट है। तो जिस भी पर्टिकुलर स्पीसीज की फर्टिलिटी रेट जितनी ज़्यादा होगी उसकी ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है वो है रिप्लेसमेंट रेट। आप जानते हैं एक कपल है, एक कपल के अंदर दो इंडिविजुअल होते हैं
तो दो इंडिविजुअल अगर मान ले दो ही बच्चों को जन्म देंगे तो इट मीन्स रिप्लेसमेंट रेट 0 है। अगर मान लो दो से ज़्यादा अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं इट मीन्स रिप्लेसमेंट रेट 0 नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। अगर मान ले रिप्लेसमेंट रेट 0 है तो पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन का साइज ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। अगर मान ले रिप्लेसमेंट रेट ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर प्रजाति की पॉपुलेशन उसी दर से बढ़ेगी। तो व्हाट इज रिप्लेसमेंट रेट? फर्स्ट ऑफ ऑल it is the number of children a couple must produce to replace themselves so that there is zero growth rate. Average replacement rate is estimated to be 2.1. डेयर स्टूडेंट रिप्लेसमेंट रेट वो होता है कि कोई भी कपल अपने आप को रिप्लेस करने के लिए वो कितने बच्चों को जन्म देगा, जब वो मर जाएगा तो कितने बच्चों को जन्म देगा। अगर मान लो अपने 2 बच्चों को जन्म देगा तो इट मीन्स उनका जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 0 है। लेकिन आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, कई बार एक्सीडेंट के दौरान हमारे इंडिया के अंदर आप देखते हैं कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने लोग बीमारी से मर जाते हैं। तो मान लो एक कपल अगर अपने जैसे 2 ही बच्चों को जन्म देगा तो आप जानोगे ग्रोथ रेट 0 नहीं रहेगी, माइनस में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कुछ बच्चे बीमारी से मर जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट के दौरान मर जाते हैं, यानी कंप्लीट लाइफ एडल्टहुड तक नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे बच्चे। तो इसलिए जो रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 रखी गई है। तो रिप्लेसमेंट रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। तो डियर लर्नर्स, देयर आर जो ये 3 बेसिक हमने आपको फैक्टर्स बताएं, बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट, ये ऐसे फैक्टर्स हैं, बेसिक फैक्टर्स जो किसी भी पर्टिकुलर प्रजाति की ग्रोथ को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स बर्थ कंट्रोल मेजर्स। व्हाट आर द मेजर्स बाय विच वी कैन कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज। डियर स्टूडेंट्स, आप जान रहे हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन दूसरे देशों की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना के अंदर है और सेकंड जो पॉपुलेशन में सेकंड वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर पॉपुलेशन इसी रेट से बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर एक समय ऐसा आ सकता है कि लोगों को बहुत बड़ा संकट आएगा इंडिया के अंदर, खाने पीने का, रेजिडेंस का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैमिली प्लानिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया हुआ ताकि पॉपुलेशन को कम किया जा सके, पॉपुलेशन की जो रेट है उसको कम किया जा सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 4 मेथड दिए हुए हैं कि किस तरीके से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली 4 यहाँ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल और बैरियर मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड, थर्ड नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, फोर्थ है सर्जिकल मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 बेसिक टेक्निक्स हैं, स्टेप्स हैं जिनसे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट है मैकेनिकल और बैरियर मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस तरीके का मेथड अपनाया जाता है जिससे स्पर्म जो है वेजाइना के अंदर रिलीज ना हो सके, और जब वेजाइना के अंदर स्पर्म रिलीज ही नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट्स जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो बैरियर मेथड में इस तरीके से स्पर्म को ओवा तक पहुंचने से रोका जाता है। तो इसके अंदर डियर स्टूडेंट जैसा कि दिया हुआ दीज प्रिवेंट कमिंग क्लोजर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, तो स्पर्म और ओवम को क्लोज आने से रोक देते हैं। तो ये इसीलिए बैरियर मेथड कहलाते हैं। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। बैरियर मेथड में बेसिकली कौन कौन से मेथड इंडिया के अंदर फॉलो किए जा रहे हैं। फर्स्ट है इसमें कंडोम। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कंडोम एक लैटेक्स शीट होता है, रबर का बना हुआ एक लैटेक्स शीट होता है, उसको पेनिस पर अप्लाई किया जाता है। आप जानते हैं कोपुलेशन के दौरान जब स्पर्म रिलीज होगा तो कंडोम के अंदर रह जाएगा और वेजाइना के अंदर
नहीं जाएगा, वेजाइना के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा। जब वेजाइना के अंदर नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस 100% है ही नहीं। तो इस तरीके से कंडोम के द्वारा बर्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, आजकल कुछ नई टेक्निक भी आ गई हैं, जैसे दीज आर मेड up of rubber and fitted in the vagina of female to cover the cervix during copulation and check the entry of sperm in the uterus. Dear students, आजकल कुछ प्लास्टिक, डियर स्टूडेंट जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, दिस इज सर्वाइकल केयर, दिस इज कॉपर टी, दिस इज लूप, इनको इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, जैसे सर्वाइकल कैप है, जैसे स्टूडेंट सर्वाइकल कैप है, इसको वेजाइना के यहाँ फिट किया जाता है यूटेरस से पहले। यहाँ वेजाइना जो सर्वाइकल कैनाल है उसके साथ वेजाइना के अंदर इसको फिट करेंगे। तो जब डियर स्टूडेंट्स यहाँ ये फिट हो जाएगा सर्वाइकल कैप, तो जब कॉपुलेशन के दौरान यहाँ सीमेन, जब यहाँ स्पर्म रिलीज होगा तो स्पर्म यहाँ से आगे अंदर यूट्रस के अंदर इंटर नहीं करेगा। जब इंटर नहीं करेगा तो बाहर रहेगा, यह कुछ समय के बाद अपने आप किल कर जाएगा। तो इस तरीके से डायफ्राम या सर्वाइकल कैप यहाँ लगाकर स्पर्म को रोक सकते हैं। जब स्पर्म जाएगा नहीं तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के चांसेस रहेंगे नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो इस तरीके से भी बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इसी तरीके से इसके अंदर जैसे कॉपर लूप है, इस तरीके से इनको भी यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं ये कॉपर टी है, ये कॉपर टी है। इस तरीके से लूप और आईयूडी भी यहीं फिक्स की जाती हैं। तो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस उनको यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ जैसे स्पर्म यहाँ पेनिस के द्वारा रिलीज होगा तो यहाँ तक जाएगा। यहाँ जाने के बाद में बैरियर लगा हो, जिस कॉपर टी लगी हुई है, लूप लगा सकते हैं और बहुत सारी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लगा देंगे। जब यहाँ बैरियर हो जाएगा तो स्पर्म यहाँ से आगे रिलीज नहीं होगा, जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो फॉलोपियन ट्यूब में, डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म जाएगा ही नहीं, बैरियर लग जाएगा यहाँ, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है ही नहीं है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने मैकेनिकल या बैरियर मेथड पढ़ा। नेक्स्ट टाइप जो है बर्थ कंट्रोल का, वो है केमिकल मेथड। डियर स्टूडेंट्स, इसमें केमिकल मेथड में टैबलेट्स, जेलीज, इस तरीके से बहुत सारे ओरल डिवाइसेस हैं, उनका यूज़ किया जाता है। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे इसमें स्पर्मिसाइडल टैबलेट, स्पर्म को मारने वाली टैबलेट्स का यूज़ करना। डियर स्टूडेंट्स, इस मेथड में टैबलेट्स आती हैं, बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, जेलीज आती हैं, पेस्ट आता है, इस तरीके से बहुत सारी क्रीम्स आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए जेलीज है, क्रीम है, उसको कोपुलेशन से पहले वेजाइना के अंदर अप्लाई किया जाता है। जब वेजाइना के अंदर क्रीम या पेस्ट या जेली को अप्लाई कर दिया तो उसके बाद यहाँ कोपुलेशन होगा, कोपुलेशन से स्पर्म रिलीज होगा। स्पर्म जैसे ही यहाँ रिलीज होगा, आपको पता है पहले यहाँ क्रीम, जेल या पेस्ट लगी हुई है, तो स्पर्म रिलीज होते ही यहाँ किल कर दिया जाएगा। तो जब स्पर्म पूरे यहाँ 100% किल हो जाएंगे तो उनके आगे जाने के चांसेस है ही नहीं है। तो इस तरीके से फॉलोपियन ट्यूब तक कोई भी स्पर्म पहुँच नहीं पाएगा। तो इस तरीके से भी बर्थ को कंट्रोल किया जा रहा है। नेक्स्ट मेथड है फिजियोलॉजिकली ओरल डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट्स, आजकल आप देख रहे हैं मॉडर्न एज में माला डी, सहेली का नाम आपने सुना होगा, इस तरीके से बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं। ये टैबलेट्स FSH और LH हार्मोन को बनने से रोकती हैं। जब LH और FSH हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा तो ओवा नहीं बनेगा। जब ओवा ही नहीं बनेगा तो ओवा बाहर नहीं आएगा। जब ओवा नहीं आएगा फॉलोपियन ट्यूब में तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांसेस नहीं है। तो इस तरीके से आजकल जैसे माला डी है, सहेली है,
इनको लेने से फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल 100% रिड्यूस हो जाते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, इनका थोड़ा ड्रॉबैक्स हैं, कुछ इनके ड्रॉबैक्स हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे आप देख रहे हैं ब्रेस्ट टेंडरनेस, जो ब्रेस्ट होती है उनके अंदर हार्डनेस आ जाती है। वेट गेन, बॉडी का वेट अचानक एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ब्लीडिंग, कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और नोसिया, जी से मिचला, जी जो है मिचला मिचला ऐसा रहता है। तो इस तरीके से इन टैबलेट्स को लेने से इस तरीके के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। डियर स्टूडेंट्स, केमिकल मेथड के बाद नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है बर्थ कंट्रोल के, वो है नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। ये बहुत पुराने और ट्रेडिशनल मेथड है जिनको पुराने समय से अपनाया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट इसमें टू ऑब्स्टेन यानी निकाल लेने, इट इन्वॉल्व रिफ्रेनिंग फ्रॉम कॉइटल एक्टिविटीज़। इसमें क्या होता है, टू ऑब्स्टेन मीन्स बचे रहना, यानी सेक्सुअल एक्टिविटी से बचे रहना। बहुत सारे लोग अपनी आबादी को ज़्यादा, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा ना हों, उनकी पॉपुलेशन एक कंट्रोल में रहे, तो उस तरीके से सेक्सुअल एक्टिविटी से बचे रहते हैं। जब आप जानते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी होगी नहीं तो बच्चा जन्म नहीं लेगा, तो इस तरीके से भी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है कोइटस इंटरप्टस, ये भी एक नेचुरल मेथड है। इसके अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व विड्रॉइंग पेनिस बाय मेल फ्रॉम द वेजाइना बिफोर इजेकुलेशन। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, पेनिस को वेजाइना के अंदर से विड्रॉ कर लिया जाता है, निकाल लेंगे। जब पेनिस को वेजाइना से निकाल लेंगे सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, जैसे ही मेल को पता लगेगा कि अब स्पर्म रिलीज होने वाला है, तो अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर से निकाल देगा और स्पर्म को बाहर रिलीज करेगा, वेजाइना से बाहर रिलीज कर। जब वेजाइना के अंदर स्पर्म रिलीज नहीं होगा तो आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन के चांसेस 100% है ही नहीं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिदम पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो ओवा आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14, 15 और 16 डे पर ओवा निकल के आता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाने के दौरान आपको बताया गया था कि ओवुलेशन या तो 14 डे यानी ओवा बनकर या 14वें दिन आएगा, 15वें या 16वें दिन, 3 दिन ओवा के आने के चांसेस हैं। तो इस मेथड में ये ध्यान रखा जाता है रिदमिक पीरियड में कि एमसी कब बंद हुई है, कब स्टार्ट हो गई है, 14वां, 15वां, 16वां दिन कौन सा है, इस बात का खास ख्याल रखा जाता है। इसमें इस चीज़ पर काफ़ी, तो अगर इस तरीके से ध्यान रखा जाता है तो डियर स्टूडेंट्स इन 3, 4, 5 डेज़ के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना होता है। मतलब अगर इन 3, 4 डेज़ या 5 डेज़ में अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई भी फीमेल या मेल इस बात का ध्यान रखेगा कि कब एमसी स्टार्ट हुई है, तो उसके 14वें, 15वें, 16वें दिन अगर बचेगा तो आप जानते हैं ओवा इन्हीं दिनों में आएगा। इसके बाद में ओवा रिलीज़ होगा, इन दिनों में बचेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं है और सेक्स जो है वो सेफ है। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से रिदमिक पीरियड से 80% चांस प्रेगनेंसी के रिड्यूस हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल मेथड के बाद हम पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड या टेक्निकल मेथड्स। कौन कौन से टेक्निकल मेथड है जिसकी वजह से हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है वेसेक्टोमी, मेल स्टेरिलाइजेशन means it is the permanent method of birth control in which either testes are surgically removed or cutting or tying of vast difference। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप फिगर में देख रही हैं, पेनिस है या टेस्टिस है, ये वास्ट डिफरेंस है जो स्पर्म को कंडक्ट कर कर आगे यूरेथ्रा में स्पर्म को कैरी करती है। डियर स्टूडेंट्स, वैसेक्टोमी के अंदर या तो टेस्टिस को निकाल दिया जाता है या टेस्टिस की जो वेसल है जो आगे स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाएगी उसको कट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें या तो
वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है या टेस्टिस को निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या स्पर्म पेनिस के अंदर जाएगा नहीं, जो स्पर्म नहीं जाएगा तो ये वेजाइना के अंदर स्पर्म रिलीज नहीं होगा, स्पर्म वेजाइना के अंदर नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन 100% नहीं होगा। तो इस तरीके से मेल स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। ये एक परमानेंट मेथड है बर्थ कंट्रोल का। एक बार आपने ये क्या नाम ये मेथड अपना, उसके बाद में आपको 100% आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप 100% इस तरीके से दोबारा से अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फीमेल स्टेरिलिटी। इसके अंदर दो केस हैं, ओवेरिएक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। एक इसमें थर्ड केस है ट्यूबल लिगेशन। तीन केसेस हैं फीमेल स्टेरिलाइजेशन के, तीन केसेस है, ओवेरिएक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और ट्यूबल लिगेशन। डियर स्टूडेंट्स, ओवेरिएक्टोमी के अंदर ओवरीज को सर्जिकली निकाल दिया जाएगा। राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी, दोनों ओवरी को सर्जिकली कट करके निकाल दिया जाएगा। जब ओवरी को कट करके निकाल देंगे तो आप जानते हैं ओवरी के ही अंदर ओवा बनेगा। जब ओवरी निकल जाएगी तो ओवा नहीं बनेगा, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ओवरी को सर्जिकल मेथड से निकालने को ओवेरेक्टोमी कहते हैं। इस तरीके से बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड मेथड फीमेल स्टेरिलिटी का है फॉलोपियन ट्यूब को कट कर देना। आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन फॉलोपियन ट्यूब में होता है। जब फॉलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा, उसको टाई कर देंगे, कट करने के बाद तो यूटेरस के साथ फॉलोपियन ट्यूब का कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आप जानते हैं स्पर्म यूटेरस के थ्रू फॉलोपियन ट्यूब में जाते हैं, ओवा भी फॉलोपियन ट्यूब में आता है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। जब फॉलोपियन ट्यूब ही कट जाएगी तो ओवा भी नहीं आएगा और स्पर्म भी वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से ट्यूबेक्टोमी के द्वारा फीमेल स्टेरिलाइजेशन किया जा सकता है, ये भी परमानेंट मेथड है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड है ट्यूबल लिगेशन। ट्यूबल लिगेशन में क्या करते हैं, फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, यानी इसको कट नहीं करेंगे। ट्यूबल लिगेशन में ये पूरा जुड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ कोई छल्ला वगैरह डाल देंगे, ब्लॉक कर देंगे। आजकल मॉडर्न टेक्निक में एक छल्ला डाल देते हैं फॉलोपियन ट्यूब में, राइट में भी और लेफ्ट में, दोनों तरफ एक छल्ला डाल देंगे। जब छल्ला डाल देंगे तो ये ब्लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके से फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देंगे और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ब्लॉक होने से ट्यूब के। हाँ, ये मेथड परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी मेथड है। मान ले किसी बच्चे को मान ले किसी भी कपल को गैप देना 3 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 10 ईयर, उसके बाद में उनको बच्चा चाहिए, तो उस जो छल्ला डाला है उसको फॉलोपियन ट्यूब से निकलवा सकते हैं। निकलवाने के बाद दोबारा से वो कपल, वो फीमेल अपने बच्चे को जन्म देने के योग्य है। ये एक टेम्परेरी मेथड है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने 4 मेथड पढ़े। इन 4 मेथड को अपनाकर हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा मैकेनिकल और बैरियर मेथड, सेकंड हमने पढ़ा केमिकल मेथड, थर्ड हमने पढ़ा नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, फोर्थ हमने पढ़ा सर्जिकल मेथड। इन 4 मेथड को अपनाकर पूरे वर्ल्ड के अंदर, खासतौर से हम अगर इंडिया की बात करें तो इन्हीं मेथड के द्वारा गवर्नमेंट बर्थ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है ताकि पॉपुलेशन को एक लिमिट में रख सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।